आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 25 जून संविधान हत्या दिवस। आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। अभी हाल ही में केंद्र में मोदी सरकार द्वारा एक गजट अर्थात अधिसूचना जारी करके 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। तो आज की जो चर्चा होगी हमारी वो इसी विषय पर होगी कि 25 जून को ही संविधान हत्या दिवस क्यों घोषित किया गया है, इसके पीछे के राजनीतिक कारण, इसकी पृष्ठभूमि और इसका क्या प्रभाव हमारे देश की जनता पर पड़ा था। तो अभी हम इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, केवल यहाँ पे हम 25 जून को केवल एक साधारण दिवस नहीं मान सकते या साधारण डेट नहीं मान सकते। इसे हम इसके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा जानना पड़ेगा, क्योंकि ये आगामी आने वाली संभावित परीक्षाएं जो भी हैं आपकी, चाहे वो किसी भी लेवल की हो दोस्तों, ग्रुप सी की हो, यूपी पुलिस की हो, जीडी की हो, या यूपी ट्रिपल एससी की हो, या आरओ की हो, पीसीएस की हो। तो दोस्तों, कोई भी परीक्षा हो उसके लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जुड़े हुए अन्य और भी टॉपिक हैं दोस्तों, जिनसे प्रश्न बनने की संभावना आपकी परीक्षाओं में बन जाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 25 जून संविधान हत्या दिवस के बारे में जानना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे ये चर्चा में क्यों है और इसे घोषित करने का क्या कारण है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और उस समय के संवैधानिक प्रावधान क्या थे राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में, और वर्तमान में क्या संविधान में इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। अभी हाल ही में केंद्र में मोदी सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी करके 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। तो सरकार के अनुसार ये दिन भारत के संविधान और भारत के उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि देने वाला होगा, या उनके लिए मनाया जाएगा जिन्होंने उस समय आपातकाल लगाने और कांग्रेस सरकार का विरोध किया था, या उनके द्वारा कहें तो सत्ता का दुरुपयोग करने का विरोध किया था, और जिसके परिणामस्वरूप क्या हुआ था कि कांग्रेस सरकार ने उन लोगों को या तो जेल में डाल दिया था या फिर उन पर और अन्य अत्याचार किए थे। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। उस समय क्या था कि केंद्र में इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी। उन्होंने अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था, जो लगभग 21 महीने तक देश में लागू रहा था। और अगर हम इसकी अवधि की बात करें दोस्तों, तो ये 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक चला था। इसमें दोस्तों आप परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए ये अवधि आप याद कर सकते हैं, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। और अगर महीनों में बात करें तो ये दोस्तों 21 महीने तक देश में लागू रहा था। चलिए आगे देखते हैं। अब हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 12 जुलाई 2024 को एक गजट अधिसूचना में कहा गया है कि 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी, जिसके बाद तत्कालीन सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों पर ज्यादतियाँ और अत्याचार किए गए। ये उस अधिसूचना का PDF है दोस्तों, इसे देख लेना। और ये हमारे देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा ट्विटर किया हुआ एक ट्विटर पर कही गई बात है, जिसे आप पढ़ लें, देख लें कि उनके अनुसार ये क्या है कि उन्होंने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो वो उसके बारे में क्या सोचते हैं या क्या उन्होंने बोला है। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करने का क्या कारण था, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस समय क्या था, उस समय देश में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और जिसमें प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। दोस्तों, भारत में जब भी आपातकाल लगाया जाएगा वो हमेशा प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद से परामर्श करेगा, उसके बाद में वो राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की सलाह देगा। लेकिन उस समय जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने बिना मंत्रिपरिषद से परामर्श किए बिना तत्कालीन राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद को आपातकाल लगाने की सलाह दी थी। और उनकी सलाह पर फ़खरुद्दीन अली अहमद जी ने, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने आपातकाल लगा दिया था। उसके बाद में दोस्तों आपातकाल जब लग गया तो इंदिरा गांधी सरकार ने लोगों के सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया, विपक्षी नेताओं को जेलों में डाल दिया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी। अब आगे देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की पृष्ठभूमि कहाँ से शुरू होती है, या ये आपातकाल लगाने के पीछे क्या कारण था, इसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को जान लेते हैं। तो मित्रों, इसकी शुरुआत 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले से मानी जाती है। जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 जून 1975 को एक फैसला दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रायबरेली लोकसभा सीट से इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया था। उस समय क्या था दोस्तों, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी वो रायबरेली सीट से MP बनकर आई थी। तो उनके चुनाव को उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अमान्य घोषित कर दिया था और इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का घोषित भी माना था और उन पर अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब जब 6 साल का प्रतिबंध लग गया तो वो थोड़ा सा परेशान हो गई। उन्होंने क्या किया, इसीलिए देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा बिना अपने मंत्रिपरिषद से सलाह किए हुए और उसके लिए राष्ट्रपति को सलाह दे दी और उन्होंने वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। उस समय के दोस्तों प्रसिद्ध नेता श्री जयप्रकाश नारायण जी ने विपक्षी दलों के साथ मिलकर इंदिरा गांधी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया, ताकि इंदिरा गांधी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा सके। जयप्रकाश नारायण जी ने पुलिस और सेना से सरकार के अनैतिक आदेशों की अवहेलना करने के लिए भी कहा। या सीधी भाषा में कहें तो जयप्रकाश नारायण जी ने पुलिस और सेना से बोला कि सरकार कोई भी अनैतिक आदेश दे तो आप उसे न मानें। सरकार ने इसे आंतरिक अशांति के कारण भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बताया और 25 जून 1975 को पूरे देश में आपातकाल लगा दिया। अब देख लेते हैं दोस्तों, उस समय राष्ट्रीय आपातकाल के
प्रावधान क्या थे। तो उस समय दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जा सकते थे। पहला है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण, और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। तो अब हम इसमें बात करेंगे दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत ये किस प्रकार लगाया जा सकता था। तो इसके तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, पहले सशस्त्र विद्रोह को आंतरिक अशांति कहते थे। इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि ये आंतरिक अशांति शब्द किस प्रकार से संविधान से हटाया गया। तो इस सशस्त्र विद्रोह के कारण पूरे देश या देश के किसी भी हिस्से की सुरक्षा को खतरा होने पर राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर, देखिए दोस्तों यहाँ पर भी इसमें जिक्र है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर पूरे भारत या भारत के किसी हिस्से में आपातकाल लगा सकते हैं। आंतरिक अशांति शब्द को बाद में 42वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा सशस्त्र विद्रोह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। या हम सीधे बोलें तो आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द प्रतिस्थापित किया गया। कभी कभी प्रश्न दोस्तों यहाँ से भी बन जाता है कि आंतरिक अशांति शब्द को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। तो आपका उत्तर उसमें हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। इसका अर्थ हुआ दोस्तों आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह लगा दिया गया था। अब फिर उसके बाद में दोस्तों हुआ क्या, 1977 में आपातकाल हटा दिया गया और 1977 में जब चुनाव हुए तो उसमें इंदिरा गांधी जी की सरकार या उनकी पार्टी सत्ता में हार गई या सत्ता से बाहर हो गई और मोरारजी देसाई की जो नेतृत्व वाली सरकार थी जनता पार्टी, उन्होंने अपनी सरकार बना ली। अब देखते हैं दोस्तों आपातकाल के बाद में जब जैसे ही वो सरकार में आए या जैसे ही मोरारजी देसाई जी सरकार में आए, उन्होंने संविधान संशोधन किया आपातकाल के संबंध में। क्या किया दोस्तों, सत्ता में आने के बाद मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार ने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 लागू किया, जिसमें अनुच्छेद 352 के संबंध में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। राष्ट्रपति केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगा सकते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सिर्फ एक बार अनुच्छेद 352 में किया गया है। आंतरिक अशांति शब्द को बाद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आपातकाल की घोषणा को घोषणा के 1 महीने के भीतर संसद से साधारण विशेष बहुमत से इसका अनुमोदित किया जाना अनिवार्य कर दिया गया, अन्यथा आपातकाल समाप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं। पहले आपातकाल को संसद द्वारा साधारण बहुमत से 2 महीने के भीतर मंजूरी देने का प्रावधान था। केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 में उल्लिखित अधिकारों को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकती है। यानी दोस्तों हमारे संविधान में जितने भी हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें सब मौलिक अधिकारों को आपातकाल के दौरान निरस्त किया जा सकता है या निलंबन किया जा सकता है उनका, लेकिन आप अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकते। ये प्रावधान बाद में किया गया। तो संविधान का अनुच्छेद 20 क्या कहता है दोस्तों, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है, और अनुच्छेद 21 गारंटी देता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं। अगर दोस्तों राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया तो उसके फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। इससे पहले राष्ट्रपति के फैसले को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इस संविधान संशोधन होने से पहले आपातकाल की अवधि 6 महीने होती है और इसे संसद द्वारा दोबारा 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, जबकि इससे पहले दोस्तों ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। एक बार आपातकाल लग गया तो राष्ट्रपति ही उसे हटा सकते थे, इसमें अवधि का या संसद का कोई भी प्रावधान नहीं था। अब आगे देखते हैं। आपातकाल को कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो दोस्तों ये आज का हमारा टॉपिक था 25 जून संविधान हत्या दिवस जो घोषित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। इसके बारे में हमने विस्तार से जाना और आगामी परीक्षाओं में यहाँ से आपके लिए 2-4 प्रश्न संभावित रूप से बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें दोस्तों, और आप इस टॉपिक को ध्यान से 1-2 बार इस वीडियो को जरूर देख लेना। तो आगामी आने वाली परीक्षाओं में आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होगा। धन्यवाद मित्रों।